हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे जम्मू कश्मीर रियासत के बारे में डिस्कस करेंगे। दो वीडियो हमने ऑलरेडी इस के ऊपर डिस्कस कर लिए और लास्ट वीडियो शेख अब्दुल्ला के बारे में थी, तो उसी वीडियो को आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं और वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अब ये चीज क्लियर हो गई थी कि अंग्रेज जो है भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़कर चले जाएंगे। अब अंग्रेज जो है भारत देश को छोड़कर चले जाएंगे। अब जब ये चीज क्लियर हो गई तो जो जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री थे उनका नाम रामचंद्र काक था। तो अब वो महाराजा हरि सिंह को अब वो उकसाने लग गए कि वो अपनी आजादी की घोषणा कर दे, कि जम्मू कश्मीर की आजादी की घोषणा कर दे, कि अब जम्मू कश्मीर इसके बाद जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे उसके बाद जम्मू कश्मीर भारतीय संघ में नहीं मिलेगा बल्कि वो आजाद रहेगा। तो अब जब उसके उकसाने पर 15 जुलाई 1947 को यानी 15 जुलाई 1947 को 1947 को महाराजा हरि सिंह ने घोषणा कर दी कि कश्मीरी बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने भाग्य का निर्धारण स्वयं करेंगे। यानी किसी बाहरी हस्तक्षेप मतलब कोई बाहरी जो पावर है वो इंटरफेयर नहीं करेगी उनके ऊपर और वो अपने भाग्य का निर्धारण स्वयं करेंगे। यहाँ पे बाहरी जो हस्तक्षेप की बात की जा रही थी इंडिया एंड पाकिस्तान के द्वारा की जा रही थी। तो इस तरीके से उन्होंने कर दिया। अब एक अंग्रेज रेजिडेंट था, अंग्रेज रेजिडेंट ने उस टाइम पे पाया कि जो प्रधानमंत्री रामचंद्र काक थे और महाराजा हरि सिंह थे वो गंभीरतापूर्वक इस बात पर विचार कर रहे थे कि अगर भारतीय संघ का गठन होता है, अगर भारतीय संघ का गठन होता है तो उसमें वो शामिल नहीं होंगे। यानी कि भारतीय संघ अगर जैसे अब देश का बंटवारा हो रहा है तो देश का बंटवारा होने के बाद भारत और पाकिस्तान दो देश बनेंगे, तो जो भारतीय संघ का गठन होता है तो वो उसमें शामिल नहीं होंगे। रामचंद्र काक ने पहले उन्हें चेताया था कि अगर भारतीय संघ के साथ गठन, अगर भारतीय संघ के साथ वो जाते हैं तो इससे वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि भारतीय संघ में जो केंद्रीय नेतृत्व कर रहा था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उस टाइम पे कांग्रेस की थी और उनका यह मानना था कि कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर के प्रति सौतेला रुख अख्तियार करती है। तो अब चूंकि सौतेला रुख अख्तियार करने के कारण वो अब भारत देश में शामिल नहीं होंगे, ऐसा उन्होंने कहा। अब जो एक्टिविटी हो रही थी अब वो ये सोच रहे थे, इस बात पर विचार कर रहे थे कि अंग्रेज जब भारत छोड़कर चले जाएंगे तब अब जम्मू कश्मीर को, जो कश्मीर रियासत को अब उनका स्वामी भक्त होने की जरूरत नहीं है। अब वो छोड़कर चले जाएंगे तो वो अपने जो भी नियम, जो भी अपना डिसीजन वो स्वयं ले सकते हैं कि उन्हें किस देश के साथ सहयोग करना है, किस देश के साथ कोऑपरेट करना है, किस देश में शामिल होना है, किस देश के साथ रिलेशन बनाना है। तो उनका ये कहना था कि वो जिसके साथ भी रिलेशन बनाएंगे अब ये उनका खुद का डिसीजन होगा। इवन वो रसिया के साथ भी वो बना सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं। तो इस तरीके का रामचंद्र काक और ये हरि सिंह पूरा को पूरा विचार कर रहे थे। लेकिन इसी बीच ये घटना हुई कि नई दिल्ली में क्या हुआ, नए वायसराय का चयन हुआ। अब नए वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन नए वायसराय चुनकर आए थे और लॉर्ड माउंटबेटन और महाराजा हरि सिंह दोनों पहले से ही दोस्त थे। अब दोनों दोस्त किस प्रकार से थे? प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे, प्रिंस ऑफ वेल्स में दोनों ही कार्य कर रहे थे प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर। अब प्रिंस ऑफ वेल्स कब आए थे? ये आए थे 1921 में। 1920-21 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में आया था, हिंदुस्तान में आया था, हिंदुस्तान का दौरा करने के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स आया था और दोनों ही महाराजा हरि सिंह और लॉर्ड माउंटबेटन दोनों ने उस पर काम किया था, उनके साथ काम किया था। तो एक तरीके से दोनों दोस्त थे। अब जब जून 1947 में, जून 1947 में जब लॉर्ड माउंटबेटन ने इस बात की घोषणा कर दी कि अब क्या है, देश का बंटवारा हो जाएगा, यानी दो देश बनेंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और देश का बंटवारा हो जाएगा। जब इस चीज का घोषणा कर दी तो उनकी जो पहली प्राथमिकता थी कश्मीर थी कि भाई कश्मीर के बारे में वो क्या डिसीजन लेते हैं। तो कश्मीर के बारे में क्या महाराजा हरि सिंह से वो स्वयं मिलकर डिसीजन, महाराजा हरि सिंह से मिलकर वो स्वयं ये चीज क्लियर करना चाहते थे कि महाराजा हरि सिंह किस बात पर डिसाइड करते हैं, यानी उनका जो डिसीजन क्या है, कि वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, कि वो आजाद रहना चाहते हैं। अब चूंकि लॉर्ड माउंटबेटन ये भी नहीं चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या कि महात्मा गांधी, दोनों में से कोई भी हस्तक्षेप करे जम्मू कश्मीर के इशू पर। तो दोनों में से कोई भी हस्तक्षेप ना करे, इसके लिए उन्होंने कोशिश की कि सबसे पहले वही महाराजा हरि सिंह से जाकर मिल लें और महाराजा हरि सिंह से मिलकर के क्लियर कर लें कि भाई महाराजा हरि सिंह का स्टैंड क्या है। इसके लिए अब वो कश्मीर गए। अब कश्मीर में उनकी मुलाकात हुई रामचंद्र काक से, जो प्रधानमंत्री थे।
रामचंद्र काक से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने रामचंद्र काक को बोला कि भैया महाराजा को सलाह दे कि वो जम्मू कश्मीर का विलय स्वीकार कर लें, यानी जम्मू कश्मीर का मर्जर स्वीकार कर लें। अब चाहे वो मर्ज किसी में करे, यानी वो विलय चाहे किसी में करें, या कि इंडिया में विलय करें या पाकिस्तान में विलय करें, या कि आप हिंदुस्तान में मिल जाइए या कि पाकिस्तान में मिल जाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप विलय स्वीकार कर लीजिए। अब चूंकि लॉर्ड माउंटबेटन को भी ये लग रहा था, बिकॉज ऑफ दोनों ही देशों के साथ सीमा लग रही है, तो वो ये बोल रहे थे चाहे आप हिंदुस्तान में शामिल हो जाइए चाहे आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, दो में से किसी में भी आप शामिल हो जाइए, बट आप शामिल हो जाइए, आप विलय स्वीकार कर लीजिए। इसमें रामचंद्र काक ने बड़े दुस्साहसपूर्ण ढंग से कहा कि अगर वो आजाद रहना चाहे तो फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला कि भाई मैं महाराजा हरि सिंह से पर्सनली मिलना चाहता हूं। अब महाराजा हरि सिंह से मिलने का प्लान भी बना, और जिस दिन महाराजा हरि सिंह से मिलना था उसी दिन महाराजा हरि सिंह ने अपने पेट दर्द का बहाना बना दिया कि भाई उनका पेट दर्द दे रहा है। तो एक तरीके से बहाना इसलिए था ताकि लॉर्ड माउंटबेटन के साथ उनके जो दोस्ती का रिश्ता है, जो उनके संबंध है, वो खराब ना हो। क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन एक अपना अलग ही स्टैंड लेकर चल रहे हैं, एंड देन महाराजा हरि सिंह भी अपना एक अलग स्टैंड है कि वो आजाद रहना चाहते हैं, वो किसी भी देश में शामिल नहीं होना चाहते। तो इस तरीके का था, तो दोनों के बीच चूंकि रिलेशन इस प्रकार से थे, तो वो दोनों के बीच रिश्ते खराब नहीं करना चाहते थे महाराजा हरि सिंह, जिस कारण वो लॉर्ड माउंटबेटन से नहीं मिले। अब लॉर्ड माउंटबेटन फिर से दिल्ली आ गए। अब जब लॉर्ड माउंटबेटन दिल्ली आ गए तो जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि लॉर्ड माउंटबेटन ने जो कश्मीर का दौरा किया है, जम्मू कश्मीर का जो दौरा किया है, वो उनकी निगाह में असफल रहा है, बिकॉज ऑफ चूंकि महाराजा हरि सिंह से तो कोई मुलाकात नहीं हुई, एंड रामचंद्र का अलग ही बात बोल रहे हैं। तो एक तरीके से जो उनका जो दौरा था वो जवाहरलाल नेहरू की नजर में उस कामयाब नहीं हुआ था। अब जवाहरलाल नेहरू स्वयं कश्मीर जाना चाहते थे, ये जो पूरा जो राजनीतिक गतिरोध था उसको दूर करने के लिए स्वयं कश्मीर जाना चाहते थे, और महात्मा गांधी भी कश्मीर जाना चाहते थे, यानी दोनों ही जाना चाहते थे, जवाहरलाल नेहरू एंड महात्मा गांधी। लेकिन जो महाराजा हरि सिंह थे, ना ही वो जवाहरलाल नेहरू से मिलना चाहते थे, एंड ना ही महाराजा हरि सिंह, ना ही महात्मा गांधी से मिलना चाहते थे, या वो किसी भी नेता के साथ वो नहीं मिलना चाहते थे। अब चूंकि राजनीतिक व्यस्तता आ गई, अब राजनीतिक व्यस्तता के कारण जो जवाहरलाल नेहरू कश्मीर नहीं जा पाए, लेकिन महात्मा गांधी अपना टाइम निकाल करके वो चले गए। महात्मा गांधी ने टाइम निकाला, एंड देन वो जम्मू कश्मीर पहुंच गए। अब जब जम्मू कश्मीर वो पहुंचे तो महाराजा हरि सिंह ने उनसे आग्रह किया कि भैया आप जितने भी दिन आप जम्मू कश्मीर में रह रहे हो, जितने भी दिन आप श्रीनगर में निवास कर रहे हो, आप किसी भी जनसभा को संबोधित ना करो, यानी किसी भी जो पब्लिक की जो भी रैली निकलती है, जनसभा है, आप उसे संबोधित ना करो, आप उनके पास जाकर कुछ भी ना बोलो आप। देन 3 दिन महात्मा गांधी श्रीनगर में निवास करे, और श्रीनगर में उन्होंने किसी भी जनसभा को संबोधित नहीं किया। लेकिन वो जो कामगार थे, जो काम करने वाले मजदूर थे, एंड छात्रों से वो मुलाकात करे। अब जो कामगार और जो छात्र थे, स्टूडेंट थे, वो क्या चाहते थे, वो शेख अब्दुल्ला की रिहाई चाहते थे कि भाई शेख अब्दुल्ला को रिहा कर दिया जाए। एंड इसके अलावा और वो क्या चाहते थे, शेख अब्दुल्ला के अलावा और वो चाहते थे कि रियासत में जनप्रतिनिधि सरकार का गठन, रियासत में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का गठन हो। अब ये चीज हो गई थी। तो उसके बाद अब 15 अगस्त 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक ये चीज क्लियर थी कि जम्मू कश्मीर ना तो हिंदुस्तान में शामिल हो रहा था एंड ना ही पाकिस्तान में शामिल हो रहा था। उसने बोल दिया था कि ना ही हम हिंदुस्तान में शामिल होंगे एंड ना ही हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। उसने बोला कि हम दोनों ही देशों के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इट मीन्स की यथास्थिति समझौता बनाकर रखना चाहते हैं कि दोनों देशों के साथ हम इस प्रकार का एग्रीमेंट करना चाहते हैं ताकि जो गुड्स एंड सर्विस है उसकी सप्लाई होती रहे दोनों देशों के बीच। जम्मू कश्मीर एंड इंडिया के बीच भी गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई होती रहे, एंड जम्मू कश्मीर एंड पाकिस्तान के बीच भी गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई होती रहे। इस सप्लाई में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, इसके लिए हम दोनों देशों के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, यथास्थिति समझौता साइन करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान ने तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया। पाकिस्तान ने बोला कि ओके हम स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया जो था, इंडिया ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन नहीं किया। उसने बोला कि हम थोड़ा वेट करेंगे एंड देन अपने ऊपर हम देखेंगे कि भाई स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करना बेटर है कि नहीं है बेटर। तो उन्होंने एक तरीके से स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन नहीं किया। लेकिन
पाकिस्तान के स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करने के बावजूद जो सियालकोट से जो ट्रेन चल रही थी, जो पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के लिए जो गुड्स एंड सर्विस की जो सप्लाई कर रही थी वो ट्रेन थी, उस ट्रेन की आवाजाही रोक दी। अब उस ट्रेन की आवाजाही रोक दी, जिसके कारण क्या हुआ, जो माल था गुड्स एंड सर्विस वो जम्मू कश्मीर नहीं पहुंच पाए। तो इससे जो जम्मू कश्मीर एंड पाकिस्तान के रिश्ते भी खराब हो रहे थे। अब महाराजा हरि सिंह ये देख रहे थे कि भाई जम्मू कश्मीर एंड पाकिस्तान के रिश्ते बिल्कुल अचानक से खराब होते ही जा रहे, तो जिसके कारण जम्मू कश्मीर ने लगातार अपने 2 प्रधानमंत्री चेंज कर दिए। एंड पहले तो रामचंद्र काक उनके प्रधानमंत्री थे। रामचंद्र काक के बाद उन्होंने जनक सिंह को अपना प्रधानमंत्री बनाया। जनक सिंह जो फौजी अफसर थे तो उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, लेकिन फिर उसके बाद जनक सिंह को भी उन्होंने चेंज कर दिया और इस बार उन्होंने मेहर चंद्र महाजन को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मेहर चंद्र महाजन जो कि पंजाब के एक जस्टिस थे, पंजाब के एक न्यायाधीश थे। मेहर चंद्र महाजन के बारे में बात किया तो कांग्रेस से इनके अच्छे रिश्ते थे और कांग्रेस में जो 2 वरिष्ठ नेता थे, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल से इनके अच्छे रिश्ते थे, जिसके कारण मेहर चंद्र महाजन का कांग्रेस के साथ नजदीकी भी बढ़ी और एक तरीके से जम्मू कश्मीर का भारत में विलय होने में मेहर चंद्र महाजन ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अगर जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी मूल के ही थे और ये हमेशा से चाहते थे कश्मीर का भारत में विलय होना चाहिए, कश्मीर का भारत में विलय हो जाना चाहिए। वो चाहते थे कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बने, कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट बने। लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब जवाहरलाल नेहरू ने यह चीज क्लियर कर दी कि अगर जम्मू कश्मीर जो है, अगर कश्मीर जो है वो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो थोड़ा एक अलग स्टैंड था उनका। सरदार वल्लभ भाई पटेल 13 सितंबर 1947 के बाद वो थोड़ा और ज्यादा जम्मू कश्मीर को लेकर के अपना स्टैंड क्लियर किए। क्योंकि 13 सितंबर को यह हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना जो प्रधानमंत्री के जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने अब जूनागढ़ का विलय स्वीकार कर लिया था। जूनागढ़ के बारे में अगर बात की जाए तो जूनागढ़ कौन था? जूनागढ़ ये गुजरात की एक छोटी सी रियासत थी जो 3 दिशाओं से किससे घिरी थी? भारत से घिरी थी और चौथा जो हिस्सा था इसका ओशन था वहां पे। और इनका जो प्रमुख बंदरगाह था, प्रमुख पोर्ट था वेरावल पोर्ट, ये पाकिस्तान के कराची पोर्ट से 325 नॉटिकल माइल की दूरी पर था, 325 नॉटिकल माइल की दूरी पर था। लेकिन जूनागढ़ का जो अहम चीज था कि वो तीनों दिशाओं से किससे घिरा था? भारत से घिरा था, तो ये भारत में ज्यादा शामिल होने की इसके चांसेस थे। और चौथी बात अगर देखा जाए तो यहाँ मेजोरिटी जो पॉपुलेशन थी जूनागढ़ में वो हिंदू थी, लेकिन यहाँ का जो शासक था वो मोहब्बत खान था, ये मुस्लिम शासक था। तो मेजोरिटी हिंदू पॉपुलेशन होने के बावजूद जो मोहब्बत खान ने पाकिस्तान में विलय के लिए यानी पाकिस्तान में शामिल होने के लिए उसने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि वो पाकिस्तान में मिलना चाहता है। अब मोहम्मद अली जिन्ना अभी तक तो बिल्कुल रोके रखे थे कि वो जूनागढ़ के विलय को स्वीकार नहीं कर रहे थे, क्योंकि मोहब्बत खान उनको रोक रहा था। लेकिन अब 13 सितंबर को ये मोहम्मद अली जिन्ना ने जूनागढ़ के विलय को स्वीकार कर लिया कि भाई अब जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते। अब 13 सितंबर के बाद जो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी अब बोलने लगे, क्योंकि जब जूनागढ़ के विलय को पाकिस्तान स्वीकार कर सकता है जहां पे हिंदू मेजोरिटी है एंड देन मुस्लिम शासक है, जब आप उसके विलय को स्वीकार कर लेते हो देन सरदार वल्लभ भाई पटेल क्यों ना जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करना चाहें। बिकॉज ऑफ चूंकि जम्मू कश्मीर में क्या था, मेजोरिटी पॉपुलेशन किसकी थी? वो थे मुस्लिम, लेकिन वहां पे शासक कौन था? हिंदू शासक था। तो अब जब जूनागढ़ में जब मेजोरिटी पॉपुलेशन हिंदू थी एंड शासक मुस्लिम था, उसके विलय को अगर मोहम्मद अली जिन्ना स्वीकार कर सकते थे देन जम्मू कश्मीर के विलय को सरदार वल्लभ भाई पटेल भी स्वीकार कर सकते थे। तो अब जम्मू कश्मीर के विलय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना एक अलग स्टैंड रखा जो जवाहरलाल नेहरू के बिल्कुल विपरीत था। अब इस बीच और ज्यादा एक्टिविटी बढ़ रही थी। अब सरदार वल्लभ भाई जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक लेटर लिखा। एक लेटर में उन्होंने लिखा और बताया कि कश्मीर की घाटी में क्या क्या पूरी प्रतिक्रिया चल रही, कश्मीर घाटी में क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में बताया। और बताया कि आने वाले टाइम पर उन्हें ऐसा लगता है और जैसी खबरें भी मिल रही है कि पाकिस्तान के हथियारबंद आक्रमणकारियों को भेजेगा जम्मू कश्मीर में। अब जब कश्मीर में
पाकिस्तान अपने हथियारबंद आक्रमणकारियों को भेजेगा तो क्या उसके द्वारा जो आक्रमण किया जा रहा है क्या उसको जम्मू कश्मीर के जो शासक हैं हरि सिंह और उनका प्रशासन रोक पाएगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था। तो अब जो समय की परिस्थिति यही है कि शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा कर दिया जाए और शेख अब्दुल्ला जाए और कश्मीर में एक जन आधार तैयार करे ताकि पाकिस्तान विरोध हो सके कि अगर पाकिस्तान आक्रमण करता है देन जन आधार तो बन सके। और इसमें शेख अब्दुल्ला एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते थे। और शेख अब्दुल्ला की अगर रिहाई होती है एंड शेख अब्दुल्ला अगर पाकिस्तान विरोधी जन आधार तैयार कर लेते तो इससे भारत के लिए भी फायदा है शेख अब्दुल्ला को लेकर के। तो एक तरीके से शेख अब्दुल्ला की भी रिहाई हो गई। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो था वो जम्मू कश्मीर के इशू पर वो बिल्कुल क्लियर था। उसका कहना था बिकॉज ऑफ जम्मू कश्मीर में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, मुस्लिम मेजोरिटी में, और चूंकि देश का विभाजन इसी आधार पर तो हो रहा है कि जो जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी में होंगे वो क्षेत्र कहां पे जाएगा, वो पाकिस्तान पे जाएगा। यानी जो हिंदू मेजोरिटी वाला रीजन वो कहां पे जाएगा, हिंदुस्तान में जाएगा। मुस्लिम मेजोरिटी वाला रीजन कहां पे जाएगा, पाकिस्तान में जाएगा। इट मीन्स क्या है, जम्मू कश्मीर में मुस्लिम मेजोरिटी है एंड जम्मू कश्मीर रियासत के पास अपना अधिकार है कि वो आइदर वो हिंदुस्तान में मिल सकती है, आइदर वो पाकिस्तान में मिल सकती है, वो दो में से किसी में भी वो मिल सकती है। लेकिन अब वो चाहते थे कि चूंकि मुस्लिम मेजोरिटी है देन अब वो पाकिस्तान में विलय करे। पाकिस्तान का ये स्टैंड था। और हिंदुस्तान का कहना था चूंकि जम्मू कश्मीर में धार्मिक तत्व जो है अब उसका कोई मतलब ही नहीं, बिकॉज अब चूंकि जम्मू कश्मीर की जो मेन पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, वो एक सेकुलर पार्टी है। और सेकुलर पार्टी वहां पे हिंदू मुस्लिम सिख सारे ही लोग रह रहे हैं और सारे लोगों की एक जनप्रतिनिधि सरकार की मांग की जा रही है, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की मांग की जा रही है। यानी वहां पे धार्मिक तत्व अप्रबल है, यानी धार्मिक तत्व का वहां पर कोई रोल नहीं है। तो इस कारण इंडिया का कहना था कि भाई जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल होना चाहिए। देन एक जो अंग्रेज ने पाया, एक अंग्रेज जनरल ने पाया कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में उनके मन में कोई पूर्वाभास नहीं है। वो पहले से कुछ भी सोचकर नहीं बैठे कि वो उन्हें हिंदुस्तान में शामिल होना है कि उन्हें पाकिस्तान में शामिल होना है वो। लेकिन अगर एक तरीके से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में कोई भी ऐसा एक प्रमुख संगठन नहीं था, प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो पाकिस्तान समर्थक हो, जो पाकिस्तान में विलय की बात करते हो। लेकिन वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस घाटी में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो पाकिस्तान विरोधी थी, जो पाकिस्तान का विरोध करती थी एंड कांग्रेस की समर्थक थी। तो चूंकि अब वो कांग्रेस की समर्थक थी तो अधिकांश चांसेस थे कि कश्मीर घाटी का कहां पर विलय होना चाहिए, हिंदुस्तान में विलय होना चाहिए। तो इस आधार पर ये सारी बातें चल रही थी। अब जो उप प्रधानमंत्री थे जम्मू कश्मीर के, वो नई दिल्ली में जब वो भाषण दे रहे थे तब उन्होंने कहा था कि अफवाहें बहुत सारी उड़ रही है, लेकिन इन अफवाहों के बावजूद यह चीज क्लियर है कि जम्मू कश्मीर आजाद रहेगा, ना तो भारत में मिलेगा ना ही वो पाकिस्तान में मिलेगा। सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकती है कि अगर दो में से कोई भी देश हमारे ऊपर शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, दो में से कोई भी एक हमें शक्ति के द्वारा हमारे ऊपर हमारे डिसीजन को चेंज करना चाहते हैं, देन तब हम अपने डिसीजन के ऊपर फिर से सोचेंगे, हम पुनर्विचार करेंगे। अदरवाइज हमारे स्टैंड क्लियर है कि हम आजाद रहेंगे। जो जम्मू कश्मीर के महाराजा हैं हरि सिंह, वो जम्मू कश्मीर को क्या बनाना चाहते हैं, वो पूर्व का स्विट्जरलैंड बनाना चाहते हैं। जैसे यूरोप में स्विट्जरलैंड है, देन वो वेस्ट का स्विट्जरलैंड किसको बनाना चाहते हैं, वो बनाना चाहते हैं कश्मीर को। अब जब ये चीज बोली थी कि भाई हम तब तक नहीं सोचेंगे जब तक अगर हमारे पर कोई भी देश हमारे पास शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता, तब तक हम इस पर पुनर्विचार नहीं करेंगे और हम आजाद रहेंगे। इसके कहने के 2 सप्ताह बाद ही पाकिस्तान समर्थित यानी बहुत सारे जो कबीलाई आक्रमणकारी आए, हथियारबंद आक्रमणकारी आए, वो उत्तर की दिशा से आए थे और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को क्रॉस करके, कश्मीर घाटी को क्रॉस करके वो कश्मीर में आए थे। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है जो कश्मीर विवाद का मूल विषय है कि भाई ये जो कबीलाई आक्रमणकारी आए थे ये क्यों आए थे, पहला क्वेश्चन। एंड दूसरा क्वेश्चन, इन्हें किसका समर्थन प्राप्त था। ये 2 क्वेश्चन है पूरे कश्मीर विवाद में कि भाई जो कश्मीर का विवाद है ये पूरे के पूरे 2 क्वेश्चन कश्मीर विवाद के उसमें आते हैं, इसको समझना जरूरी। और ये आज भी इस चीज पर विवाद है और इस चीज का आज भी अच्छे से उत्तर नहीं दिया जा सका है। तो ये पूरा का पूरा कश्मीर विवाद के ऊपर था।
तो ये जो वीडियो हुआ हमारा यहाँ पे आज हम इसे कंप्लीट करते हैं एंड देन इसके ऊपर अगला भी लेक्चर बनेगा। सो अगले पार्ट भी आएंगे तो वहां पर हम जम्मू कश्मीर के बारे में और ज्यादा डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।